फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज सबसे पहले एक बॉर्डर राज्य की फिक्र करेंगे। पंजाब कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी अब ना तो कैप्टन की रही ना कप्तान की, यानी पार्टी में ना तो अमरिंदर सिंह रहे ना नवजोत सिंह सिद्धू। आज सिद्धू ने जो खेला किया उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे हम। घाटी में सुरक्षा बलों ने 9 दिन के बाद ऑपरेशन को एक अंजाम दिया और उसके ऑपरेशन के बाद देश को एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बलवान। ऑपरेशन में 52 नाम का लश्कर का आतंकी जिंदा पकड़ा गया है और उसने पाकिस्तान में रची गई उरी पार्ट 2 की साजिश का गहरा राज खोल दिया है। आज हम इस फिक्र को विस्तार से आपको बताएंगे। आज प्रधानमंत्री ने देश को 35 किस्म के बीज समर्पित किए, जिसका मकसद है किसानों की जेब में पैसा डालना, खेत खलियानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, समृद्ध बनाना। लेकिन उन्हीं किसानों के नाम पर कुछ नेता देश को कैसे आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं, ये फिक्र भी समझाएंगे हम आपको। आज अपनी स्पेशल सीरीज लूट घर में गाजियाबाद के रेड एप्पल में बाहर से हुई ठगी दिखाएंगे। ये ठगी बताती है कि हर परिस्थिति में उपभोक्ता ही खामियाजा भुगतता है। क्यों? इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। आज सुबह से राजनीतिक हलकों में 2 बातों की चर्चा थी। पहले तो ये कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं, और दूसरी चर्चा कन्हैया कुमार को लेकर थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कन्हैया कुमार तो आज कांग्रेस के हो गए, लेकिन शाम होते होते अचानक खबरों में सिद्धू छा गए। जिस नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, उसी सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इसकी वजह कोई और नहीं, नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बताए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब पंजाब का पूरा सीन बदल चुका है। कैप्टन अमरिंदर ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली किसी राजनीतिक वजह से नहीं बल्कि निजी काम से आए हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन के करीबी सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आप ये रिपोर्ट देखें पहले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कांग्रेस के लिए ये दोनों तस्वीरें बेहद खास बन गईं। शाम 5 बजे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी चिट्ठी पार्टी आलाकमान को भेज दी। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा, समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और कल्याण की नीतियों से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री चन्नी की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिद्धू के इस्तीफे का सवाल उठा। सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। साडे ऑनरेबल प्रेजिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान नाल प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं। अजे मैनू गल करन दो ना नाल, अजे मैनू पता नहीं है। याद कीजिए, ये तस्वीर पंजाब की पॉलिटिक्स में सिद्धू और चन्नी की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। सिद्धू को भी लग रहा था कि रिमोट उनके हाथ में ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय दिया जाना, एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाया जाना, कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में सिद्धू की राय नहीं लेना और डीजीपी की तैनाती में सलाह न लेने से भी सिद्धू नाराज थे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और परगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना ने इस्तीफे के बाद सिद्धू को उसूलों वाला आदमी बताया। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिना देर किए प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, वो पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए फिट नहीं है।
मौका मिला तो बीजेपी ने भी सिद्धू को घेर लिया। आपकी लालसा, आपकी भूख मुख्यमंत्री बनने की इतनी ज्यादा है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक एससी परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया और आप एससी भाइयों का बार बार अपमान कर रहे हैं। मंत्रिमंडल आपकी कोठी पे बनेगा, क्यों? आगे मुख्यमंत्री बनाता था, किसको कौन सा विभाग मरेगा सिद्धू साहब तय करेगी। क्या सुपर सीएम है? क्या एससी परिवार का बेटा निर्णय नहीं ले सकता? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। तो क्या कांग्रेस ने सिद्धू को तवज्जो देते हुए पंजाब में अपनी सत्ता को अस्थिर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या कांग्रेस पार्टी सही और गलत नेताओं के चुनाव में बार बार गलती कर रही है? आज भले ही कांग्रेस को यूथ के नाम पर कन्हैया कुमार प्यारे लगने लगे, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी ने सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ललितेश त्रिपाठी को जाने दिया। यानी पार्टी से उन नेताओं का भी मोह भंग हो रहा है जिनके परिवार में 2 या उससे ज्यादा पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस के लिए ये बात इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो जिन नेताओं का आयात कर रही है वो उसे उबारने के बदले डुबाने पर तुले जान पड़ते हैं। जरा सुनिए पार्टी का हाथ थामने के बाद कन्हैया कुमार ने क्या कहा। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बची। कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी के साथ शहीद भगत सिंह जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शहीद भगत सिंह ने अपने आखिरी पत्र में एक जगह लिखा है, मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि उस क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। जाहिर है व्यक्ति नहीं, उसका संगठन और देश बड़ा होता है। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से अपनी राजनीतिक चाल तय करने वालों को ये बात समझ में आती है? वैसे वही सिद्धू हैं जो 1996 में इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ के चले आए थे और बाद में कहते हैं हाँ मेरी गलती थी। वो तो बाद में जयवंत लेले की किताब में पढ़ा, पता लगा कि भैया इनको नाराजगी थी उस वक्त के कप्तान से भी। आज तो कप्तान भी यही हैं। खैर बहरहाल क्या कहा जाए। कुछ ही महीनों बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब वहां आगे क्या होगा और इस पर निर्भर करता है कि आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करते हैं। हमने इस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी सूत्रों से बात की। आप 5 बातों के जरिए समझिए कि आगे क्या हो सकता है। पहली बात यह है कि कप्तान मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वो बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं कि आगे क्या करना है। दूसरी बात, बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें थीं उन पर फिलहाल विराम लग चुका है। तीसरी बात, कैप्टन ने अपने समर्थक विधायकों से कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, यानी पंजाब में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चौथी बात, कैप्टन के समर्थक विधायक सीधे कांग्रेस आलाकमान पर इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि पंजाब में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने किसी करीबी का नाम पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। सीधे चलते हैं। मोहित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे पंजाब और हरियाणा के और हिमाचल के ब्यूरो चीफ। मोहित, क्या होगा चन्नी सरकार का? रहेगी, जाएगी, क्या है अब? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी को भी पता है कि सिद्धू और कैप्टन की जो लड़ाई, उनको लग रहा था कि शायद उस पर विराम लग गया है और वो सीएम की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैप्टन दिल्ली में है और इधर से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना पूरा दांव चल दिया है। उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी आला कमान को। तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी अब पता है कि यही वक्त है जब उनको भी अपने 7 विधायकों का, मंत्रियों का नंबर जुटाना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे में 2 बार कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा पंजाब में, हरियाणा में, कि 2 घंटे के अंदर अगर कोई ऐसा आपातकाल की स्थिति है तो बात अलग है कि कोई पूरे प्रदेश पे कोई विपदा आ गई है, इस वजह से कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाए। लेकिन आज यानी मंगलवार शाम को एक कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है और अब बुधवार सुबह 10:30 पर एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। तो चरणजीत सिंह चन्नी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों की लड़ाई में उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह समर्थक जो विधायक हैं वो जल्द ही आला कमान पर ये दबाव बना सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। वेरी क्विकली मुझे एक और बात बताइए।
सिद्धू की आगे की रणनीति क्या होगी? परगट से मुलाकात में क्या कुछ खास हुआ? देखिए, परगट सिंह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें परगट सिंह की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने इस्तीफे को लेकर स्थिति साफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नवजोत सिंह सिद्धू से बात करूंगा। वो पटियाला पहुंच चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए। लेकिन परगट सिंह की तरफ से पहले कहा गया था कि वो भी अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा मैं नवजोत सिंह सिद्धू से पूरी स्थिति साफ करने के बाद उस पर अपना बयान दूंगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो क्या परगट सिंह को आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को समझाएं? लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू समझेंगे कैसे? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी हर फैसले में उनकी राय लें, उनकी बात सुने और जैसे नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं वही चरणजीत सिंह चन्नी करें। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के जो पिछले 72 घंटे के तेवर हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को कोई खास तवज्जो देने के मूड में पॉइंट टेकन। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या रणनीति दिखाई देती है आपको? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हम जो मानकर चल रहे थे और जो कैप्टन के नजदीकी सूत्र जानकारी दे रहे थे कि उनका दिल्ली दौरा जो 2 दिन का है उसमें वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पता लग रहा है कि उन्होंने अपनी इन मुलाकातों का जो दौर था, जो कार्यक्रम था, उसको होल्ड पर डाल दिया है। तो क्या कैप्टन को लग रहा है कि उनकी एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में वापसी हो सकती है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जाकर खड़े हुए थे वो इसी वजह से खड़े हुए थे। उनको लगता था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ अब सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पर है। कैप्टन के साथ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट बताया। मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या बाकी है? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे करवाने में नवजोत सिंह सिद्धू का भी हाथ रहा। उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम कटवा दिया, यानी उनको लग रहा था कि आलाकमान वही कर रहा है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अब जो नए मुख्यमंत्री आकर बैठे वो नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि आलाकमान को अब तय करना होगा कि क्या वाकई में उनको नवजोत सिंह। एक चीज बताइए, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला तो ये कि जिस दिन वो बात निकली थी कि अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में होगा, जो अंदर से लोग भड़क गए, वो भी नई सरकार के गठन के बाद या उसके आसपास, वो सिद्धू को हिट कर गया। और दूसरा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आलाकमान की सुन रहे हैं, सिद्धू की नहीं। क्या ये दोनों बातें इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीद थी कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम वो आगे बढ़वाते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी उनके यस मैन बनकर रहेंगे। यस मैन यानी कि हर फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू की स्टैंप लगेगी। उनसे पूछा जाएगा कि क्या पंजाब सरकार जो करने जा रही है वो ठीक है। और ये सब कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि आलाकमान की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को छूट दी गई है। उनको कहा गया है कि आपके पास जो 3 से 4 महीने का वक्त बचा है उसमें सरकार का बेहतरीन काम आप करिए, अपने आप को भी एस्टेब्लिश करें। लेकिन शायद यही बात नवजोत सिंह सिद्धू के गले नहीं उतर रही। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू टेस्ट मैच अच्छा खेलते थे, सबको पता है, लेकिन अभी T20 का जमाना है और जो वक्त है वो भी T20 के लायक ही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपको अपडेट ये दे देते हैं कि सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान ने नामंजूर कर दिया है। ओके, इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कल सुबह अपनी कैबिनेट के साथ आपात बैठक कर रहे हैं, 24 घंटे में दूसरी बार, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। यानी पंजाब की पिक्चर अभी बाकी है। अब बॉर्डर राज्य के बाद बॉर्डर पार की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। अगर आप आज की तारीख भूल रहे हैं तो हम याद दिला दें, आज 28 सितंबर है, वो तारीख जो हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और अदम्य साहस की गवाह है। क्योंकि ठीक 5 साल पहले आज की रात हिंदुस्तान की फौज ने वो किया था जिसके बारे में सोचकर आज भी पाकिस्तानियों की जान निकल जाती है। 5 साल पहले आज की रात हिंदुस्तान के जाबाजों ने उरी अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब से अब तक ये तारीख आते ही पाकिस्तान बौखलाने लगता है और हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशें तेज कर देता है। इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह पर पाकिस्तान ने उरी में कुछ वैसा ही करने की साजिश रची जैसा 5 साल पहले हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाजों ने सरहद पर रची गई साजिश के ताने बाने को तार तार कर दिया, तमाम नापाक मंसूबों को मटिया मेट कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जो पूरे 9 दिन तक चला और उरी पार्ट 2 की साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 7 दिन में 7 आतंकियों को ढेर किया गया, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। लेकिन इसके साथ ही भारत के हाथ एक ऐसी कामयाबी लगी जो पाकिस्तानी फौज
और आतंकवादियों के बीच कनेक्शन का सबसे नया बड़ा सबूत। सेना ने हाफिज सईद के लश्कर के एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया है, जो एक एक करके आतंकिस्तान के सारे राज खोल रहा है। ऑपरेशन बलवान, उरी 2.0 की साजिश नाकाम। सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं सालगिरह पर सेना को बड़ी कामयाबी। पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी, भारत के हाथ जिंदा सबूत। ये तस्वीर उसी पाकिस्तानी आतंकी की है जिसे जिंदा पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने के साथ ही हिंदुस्तान को दहलाने की सरहद पार से रची गई बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पकड़े गए आतंकी का नाम अली बाबर है, जिसकी उम्र 19 साल है। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का दहशतगर्द है। Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. That's a number, I'll just give it to you. 0301 366 8927. पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी महज 19 साल का है। इतनी कम उम्र में एक इंसान को हैवान सिर्फ पाकिस्तान बना सकता है, और यह आतंकी पाकिस्तान की खतरनाक साजिश का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तानी मिलिटेंट अली बाबर ने कहा कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, घर में उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उसके चलते उन्हें लश्कर के कमांडर के कांटेक्ट में लाया गया ISI के जरिए। भारतीय सेना की गिरफ्त में आने के बाद ये आतंकी एक एक करके सारे राज खोल रहा है। बता रहा है कि कैसे पाकिस्तानी फौज, ISI और आतंक के आका हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार नई नई साजिशें रच रहे हैं, और उन्हीं में से एक साजिश को अंजाम देने के लिए अली बाबर ने घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप हिंदुस्तान को दहलाने के इरादे से LOC पार कर चुका था। उसी ग्रुप का हिस्सा था अली बाबर, लेकिन सीमा पर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों की नजर उन पर पड़ गई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। जिससे घबराकर 6 आतंकी के ग्रुप में 4 आतंकी उल्टे पैर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन अली बाबर और कारी अनस नाम के 2 आतंकी जंगलों में छिप गए। 25 सितंबर को सेना ने इन्हें एक नाले के करीब ढूंढ निकाला और घेर लिया। मुठभेड़ शुरू हो गई। आखिरकार 26 सितंबर की सुबह कारी अनस नाम का आतंकी ढेर हो गया और अली बाबर अपनी जान की भीख मांगने लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। He pleaded to us for us to spare his life. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. पकड़े गए आतंकी ने कबूल किया है कि ट्रेनिंग के बाद उसे वापस भेज दिया गया था, और इस साल उसे एक अहम टास्क के लिए बुलाया गया, और वो टास्क था हथियारों की सप्लाई करना। और ये जिम्मा उस जैसे कई और आतंकियों को भी दिया गया है, जिनमें से बीते 7 दिन में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2 बड़े ऑपरेशन में आतंकियों के पास से 7 AK-47, 9 पिस्टल रिवॉल्वर, 80 ग्रेनेड, बड़ी तादाद में मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। रेडियो सेट भी मिले हैं। पाकिस्तानी करेंसी और खाने पीने का सामान भी मिला है। बड़ा सफल ऑपरेशन, और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह की रिकवरी यहाँ पर सेना द्वारा की गई है। करीबन 9 दिन तक सलामाबाद नाला इलाके में जो है एक ऑपरेशन चलाया गया। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि किस गतिविधि और कितनी खतरनाक मंशा से वो घाटी की ओर जो है घुसपैठ किए थे। फिलहाल जो मिलिटेंट कस्टडी में है उससे लगातार पूछताछ हो रही है। He was told that he is going to drop a supply at Patan
But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike. चौंकाने वाली बात यह है कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था और उसी दिन आतंकियों के इस जत्थे ने घुसपैठ की और उसके लिए जो रूट फॉलो किया वो उरी अटैक जैसा ही था। उरी को एक बार फिर दहलाने के लिए आतंकियों को पीओके के गढ़ हबीबुल्लाह के मरकज़े खैबर में ट्रेनिंग दी गई थी। जनवरी 2019 में पहले 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, फिर इस साल 13 से 20 अप्रैल को रिफ्रेशर कोर्स हुआ और उसके बाद हल्लंद शुमाली लॉन्च पैड की ओर कूच कर दिया गया। वहां 23 अप्रैल को पहुंचे, करीब 4 महीने रुके और 16 सितंबर से घुसपैठ में जुट गए और 18 सितंबर को एलओसी पार करके सलामाबाद नाला के साथ वाला वो रास्ता पकड़ा जिस रास्ते 2016 में उरी गैरिसन पर आत्मघाती हमला किया गया था। This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया जो सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में रची थी। ये जो ऑपरेशन बलवान है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक तो मिलिटेंट को मारा भी गया, दूसरे मिलिटेंट को हिरासत में लिया गया और करीबन 9 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। ये हमारा इलाका है और जिस इलाके से वो घुसपैठ कर रहे हैं उसके बिल्कुल दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोस्ट है, तो इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर इस पार इस इलाके से कम घुसपैठ नहीं हो सकती थी। दरअसल कश्मीर में बदलाव और विकास की बयार पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, इसलिए वो कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। भारतीय सेना कश्मीर में लगातार आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कस रही है, लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। इस साल अब तक 110 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। इन मिलिटेंट संगठन के पास जहां एक तरफ हथियारों की कमी है, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट खत्म हो चुका है और पाकिस्तान और इन मिलिटेंट संगठन की नई रणनीति अब लॉन्च पैड्स पर सरगर्म मिलिटेंट्स को इस पार धकेलना है, जिसे नाकाम करने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, उरी। और अब फिक्र किसानों की। आज इस फर्क को समझना जरूरी है कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार का एजेंडा क्या है और किसानों के नाम पर आंदोलन करने वालों का एजेंडा क्या है। क्या केंद्र सरकार वाकई खेत खलियान को समृद्ध बनाना चाहती है, किसानों की जेब में पैसा डालना चाहती है, और क्या किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों का मकसद देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। इस फिक्र के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं किसानों को केंद्र की ओर से दी गई एक सौगात से। आज पीएम मोदी ने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें एक बड़ी सौगात दी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 35 नई फसलों की किस्में देश को समर्पित की। फसलों की नई वैरायटी में मुख्य रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए चने की नई किस्म, कम समय में तैयार होने वाला अरहर और सोयाबीन, जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधी धान की किस्में, पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं, बाजरा, मक्का और चना, इसके अलावा किनोवा, कुट्टू, विंग बीन और बाकला जैसे के उन्नत किस्म भी लॉन्च किए गए और उच्च गुणवत्ता वाले सरसों और सोयाबीन की वैरायटी भी किसानों को समर्पित की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में सरकार का फोकस पोषण युक्त बीजों पर है और इससे खेती किसानी को बहुत फायदा होने वाला है। आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। वाकई ये देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार
फसलों के पोषण को लेकर फिक्रमंद है, फसलों की कीमत को लेकर फिक्रमंद है। बावजूद इसके कुछ लोग किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, कृषि कानून के विरोध के नाम पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी आंदोलन के नाम पर शहरों को बंधक बनाया तो कभी विरोध के नाम पर उत्पात मचाया। आखिर ये कौन से किसान हैं जो आंदोलन के नाम पर अराजकता को हवा देते हैं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसान समाज और देश की छवि खराब करते हैं? क्योंकि जब देश के प्रधान खुद ही किसानों से बार बार संवाद कर रहे हैं, कृषि कानूनों को किसानों की मजबूती की गारंटी बता रहे हैं, तो फिर कृषि कानून का विरोध क्यों और 17 महीने से इसके खिलाफ आंदोलन क्यों? एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। दरअसल नए कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध के 3 बड़े पॉइंट हैं। पहला, किसानों को डर है कि इस कानून के लागू होने से मंडियां बंद हो जाएंगी। दूसरा, छोटे किसानों की जमीन चली जाएगी। और तीसरा, किसानों को एमएसपी पर गारंटी चाहिए। लेकिन आपने पीएम मोदी से सुना कि एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। गेहूं के एमएसपी में पिछले साल के मुकाबले 40 रुपए की वृद्धि हुई है। धान के एमएसपी में 72 रुपए बढ़े हैं। चने के एमएसपी में 130 रुपए, जौ के एमएसपी में 35 रुपए, मसूर दाल की एमएसपी में 400 रुपए, सूर्यमुखी की एमएसपी में 114 रुपए और सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तिल, कपास, दूसरे दलहन और गन्ना के एमएसपी भी बढ़ाए गए हैं। अब बात करें किसानों के दूसरे विरोध के मुद्दे मंडियों की, तो रिपोर्ट बताती है कि बिचौलियों के कारण देश भर की अनाज मंडियां पहले से बेहाल हैं। फिर भी सरकार बार बार कह रही है कि मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि इन्हें मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा छोटे किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इन आंदोलनकारी किसानों की असली परेशानी क्या है? आखिर ये 17 महीने से रास्ता रोको आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की जा रही है? जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों के बीच भ्रमजाल फैलाया गया, प्रोपेगेंडा के जरिए आंदोलन को हवा दी गई, जबकि सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ काफी संयम से काम लिया। कैसे, इसे पॉइंट टू पॉइंट समझिए। ये देश में किसान आंदोलन की 2 तस्वीरें हैं। 1988 में दिल्ली में करीब 5 लाख किसानों के आंदोलन की अगुवाई महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी, और दूसरी तस्वीर 2021 की है, जिसमें किसान आंदोलन की अगुवाई उनके बेटे राकेश टिकैत कर रहे हैं। 33 साल पहले राजीव गांधी सरकार ने महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन को दबाने के लिए खाना पानी की सप्लाई रुकवा दी थी, तेज म्यूजिक बजवा दिया था, यहाँ तक कि किसान आंदोलन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। वहीं इस वर्ष 26 जनवरी को राकेश टिकैत की अगुवाई वाले आंदोलन में अराजकता की पराकाष्ठा दिखी। उस रोज किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया गया। उपद्रवियों ने पुलिस को बेरहमी से मारा पीटा, जिसमें 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे तक लगाए और किसानों के मंच पर राष्ट्रद्रोहियों के पोस्टर भी लहराए गए। इन सब के बावजूद सरकार ने किसान आंदोलन को बहुत ही संयम से हैंडल किया। किसान और सरकार के बीच कुल 11 राउंड की बातचीत हुई, जिसमें कृषि मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। किसानों को हर संभव कृषि कानून में सुधार का भरोसा देते रहे। रिपोर्ट बताती है कि सरकार किसानों को एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार थी। छठे राउंड की बातचीत में सरकार ने किसानों की 2 मांगें मान ली। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020,
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 को सरकार ने वापस लेने की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खुद कई बार इस कृषि कानून को किसानों की जरूरत बताया और किसानों के विरोध के समाधान के लिए कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने की पेशकश की। यानी 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी सरकार आंदोलनकारी किसानों के लिए खुले मन से विचार करती रही और आज भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार दिख रही है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों का रवैया ऐसा है जिससे लाखों करोड़ों लोग परेशान होते हैं, पुलिस को नुकसान होता है और देश का नुकसान होता है। और अब हमारी खास सीरीज लूटखार। फ्लैट बेचने के नाम पर ग्राहकों को लूटने की आज की कहानी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। वहां एक बिल्डर ने 8 साल पहले नो EMI टिल पोजीशन का विज्ञापन देकर प्रोजेक्ट शुरू किया और काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। अब बिल्डर फरार है, बायस परेशान। हमेशा के लिए खुशियां देने का वादा करने वाले बिल्डर ने बायर्स को मकान के बदले हताशा और अंतहीन परेशानियों का बोझ हैंडओवर कर दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आइडिया बिल्डर के मालिक अक्षय जैन, राजकुमार जैन और नमन जैन ने साल 2013 में रेड एप्पल रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बायर्स को 2015 में फ्लैट का कब्जा मिलना था, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। करीब 400 लोग अब लगातार मकान की EMI दे रहे हैं और किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। रेरा कोर्ट ने 20 से ज्यादा बायर्स के पक्ष में बिल्डर से वसूली का आदेश दे दिया है, लेकिन बिल्डर फरार है और प्रशासन उसे पकड़ पाने में नाकाम। अधूरी बनकर खड़ी इमारतों के बीच हमारी मुलाकात विष्णु शंकर से हुई, जो कि पेशे से वकील हैं। इन्होंने बिल्डर को लगभग पूरा पेमेंट कर दिया है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 2012 में इसने सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, 2015 तक स्ट्रक्चर इसने खड़ा किया और सभी से 85 to 90% पेमेंट ले चुका है। उसके बाद 2016 के एंड के बाद से इसका काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। GD ने भी 2017 से इसका प्रोजेक्ट सील कर रखा है, लेकिन इसने कोई भी अपने दिलचस्पी नहीं दिखाई कि मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। मिलिए विश्वजीत नायडू से। साल 2013 में इस उम्मीद में फ्लैट बुक करा है कि 2 साल बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, किराए की जगह मकान की EMI जाएगी, लेकिन बिल्डर भाग गया, प्रोजेक्ट सील हो गया। रेरा के रिकवरी नोटिस का कोई फायदा नहीं हो, लिहाजा अब किराया भी जा रहा है और EMI भी। हर महीने में 16,745 रुपया जा रहा है, ऊपर से हाउस रेंट जा रहा है। बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ, योगी सरकार जी को निवेदन करता हूँ, हम लोग का 400 बायर्स को कैसे भी नहीं पार कर दीजिए। सभी बहुत तकलीफ में है। बच्चा लोग का एडुकेशन भी बंद हो चुने का हालत हो गया, घर का रोटी रोजी बंद होने का हालत हो गया, लोन देते थे इसका चक्कर काटते काटते। आइडिया बिल्डर ने लोगों को ठगने का एक ऐसा आइडिया निकाला जिसमें इमारत खड़ी कर दी गई, लोगों की गाढ़ी कमाई बैंकों के माध्यम से उनसे ले ली गई। आज के डेट में स्थिति ये है कि इमारत खड़ी है लेकिन किसी को भी अपना घर नहीं मिला। वादा था 2015 में लोगों को अपना फ्लैट देने का, लेकिन बिल्डर तब से लोगों को लगातार नए नए भरोसे दिला रहा है। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने भी आदेश दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाहे बगाहे अपने फ्लैट को देखने के लिए इस खंडहर नुमा इमारत में कभी कदार आ जाते हैं। ऐसे ही कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो 3 प्रमुख शिकायतें सामने हैं। पहली शिकायत, बायर्स की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी शिकायत, बिल्डर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और तीसरी शिकायत, जो एक बड़ा आरोप है, वो ये कि हो ना हो बिल्डर, बैंक और प्रशासन सब मिले हुए हैं। मेरे खुद के केस में इन्होंने 9 तारीख को मैं बैंक में गया हूँ, मेरा अप्रूवल लेटर 7 तारीख की डेट में आ गया है, 2 दिन पहले, जबकि मैं उससे पहले बैंक नहीं गया। 9 तारीख को ही इन्होंने 20 लाख रुपए मेरे खाते से इनको ट्रांसफर कर दिए और मेरी EMI शुरू कर दी। प्रशासन बोलता है नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? कोई पाकिस्तानी आ जाएगा तो क्या ढूंढेंगे नहीं उसको? प्रशासन ढूंढना नहीं चाहता है। प्रशासन जिसको चाहे 24 घंटे में यहां खड़ा कर दे, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। लोगों को रेरा से RC इशू हुई कि बिल्डर इनको पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करे, कोई मतलब नहीं। लोगों ने SSP के पास, SP के पास, DM साहब के पास जाकर भी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ करते हैं, पर कुछ हुआ नहीं।
लोगों ने जन सुनवाई ऐप में इसके लिए अलग अलग रिक्वेस्ट डाली, उसके ऊपर आता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है। ना उसके ऊपर कोई कॉल हुई, ना बिल्डर पकड़ा गया, ना किसी का पैसा वापस मिला, ना कोई फ्लैट मिला। तो निस्तारण किस तरीके से हुआ? 400 फैमिली परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली है, EMI दें। मेरी 2 बेटियां हैं सर, मेरी 2 बेटियां, मैं शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूं, मैं उनकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करूं, या वकीलों के लिए या चक्कर काटूं, क्या करूं मैं? हमने इस बारे में गाजियाबाद के तहसीलदार से भी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्डर के बैंक खाते सील हैं, प्रोजेक्ट अधूरा होने के कारण नीलामी में बायर्स नहीं मिल रहे हैं। स्वयं भी कांटेक्ट करके एडवर्टीजमेंट देके बायर्स को, कुछ बड़े बिल्डर्स से भी हम उनसे भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेक ओवर कर सके इसको, जो परचेज कर ले, और इन लोगों का जो उसमें है जो बायर्स, उनको जो पैसा मिल जाए, हर तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। तहसीलदार का कहना है कि पुलिस को बिल्डर का पता नहीं चल पा रहा है। हमने गाजियाबाद पुलिस से बात की तो एसपी सिटी ने मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए हमसे समय मांगा, लेकिन कुछ दिनों पहले इसी बिल्डर ने जूम कॉल पर बायर्स के साथ मीटिंग की थी। उनको इन रिटर्न ये श्योरिटी चाहिए कि यार मैं कल काम करने जाऊं तो कोई प्रशासन की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से कोई काम रुकवाने ना आए वहाँ पे। साफ है कि बिल्डर टालमटोल के मूड में है, लेकिन कमाल ये है कि वो खुलेआम कानून तोड़ रहा है और जिनके पास कानून के हिसाब से सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी पकड़ से दूर भी है। इस केस में पुलिस का जवाब जैसे ही मिलता है हम आपको जरूर बताएंगे। हम इस बीच आपको बता दें कि इस बीच हमने बिल्डर का पक्ष जानने के लिए उसे फोन किया और मैसेज भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर भी जा सकते हैं, वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में बन रही एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का लिया जायजा। कहा तय समय से 1.5 साल पहले ही तैयार हो जाएगा टनल। 2300 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है निर्माण। त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना फैलने की आशंका, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर अमल करने का अनुरोध। भारत की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को WHO से फिर लगा झटका। कोवैक्सीन को आपात मंजूरी देने के लिए मांगा और डेटा। फिलहाल वैक्सीन को मंजूरी मिलने में होगी और भी देरी। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई। पीठ ने कहा कुछ लोगों की कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है प्राथमिकता। बेरोजगारी और जीवन के अधिकार के बीच बनाना होगा संतुलन। सुनील जाखड़ का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। सुनील जाखड़ का ट्वीट, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, आलाकमान के भरोसे को ठेस पहुंची है। सुनील जाखड़ ने कहा भरोसे के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता। आलाकमान ने सिद्धू पर विश्वास कर समझौता किया। एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें अपने शरीर की कोशिकाएं अपने ही शरीर की दूसरी कोशिकाओं को दुश्मन समझकर खत्म करने लगती हैं। एक होता है लाइसोसोम, कोशिका का एक अंग होता है, सेल ऑर्गन, जिसको कोशिका का सुसाइड बैग भी कहते हैं। वो अपनी ही कोशिका को खा जाने का काम करता है। एक होता है सेल्फ गोल, जिसमें फुटबॉल में बजाय सामने वाले के गोल में बॉल डालने के खुद के अंदर ही डाल लेने का काम किया जाता है। एक होता है हिट विकेट, जिसमें बैट्समैन बॉल को हिट करने के बजाय विकेट यानी स्टंप्स को हिट कर लेता है। और एक होते हैं सिद्धू। ये क्या है? किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए, बता देगा। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।